तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला का एक और वीडियो। यूनिवर्सिटी की पाठशाला का सीरीज़ आप लोग फॉलो कर रहे हैं और इसमें हमने अभी सिंगल फेज एसी यानी मॉड्यूल नंबर 2 जो है इसको कवर करना स्टार्ट कर दिया है और मस्त तरीके से प्रीवियस सेशंस पर काफ़ी सारे इसके टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें कि रेजोनेंस मैंने स्टार्ट किया था, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर रेजोनेंस का ही वीडियो है। तो फिलहाल आज का वीडियो जो है इसको करते हैं स्टार्ट। आज का कंटेंट क्या है और आज का टॉपिक क्या है, तो देखिए टॉपिक है सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस, सेकंड पार्ट इसका। पिछली क्लास में या पिछले पार्ट में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे का पोर्शन जो है इस वीडियो के अंदर आपको दिखेगा। ठीक, तो आज के सेशन पर क्या क्या कंटेंट आपको दिखने वाला है, तो इसके अंदर भाई देखिए इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे रेडियो ट्यूनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ की, देन उसके बाद कंसेप्ट ऑफ क्यू फैक्टर एंड देन सिलेक्टिविटी इन द आरएलसी सर्किट। ये तीन चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहले क्विक सा एक रिकैप आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो उसका एक फर्स्ट से एकदम जल्दी जल्दी से हम लोग एक रिव्यू जैसा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब पिछली क्लास हम लोग पढ़ रहे थे आरएलसी सर्किट का एट रेजोनेंस, तो वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक थिंग्स आपको बताया हुआ था, है ना। वहाँ पर कुछ बेसिक थिंग्स हम लोग डिस्कस किए थे। आरएलसी एट रेजोनेंस। तो अभी हम लोग फिलहाल ये सारा टॉपिक जो है वो सीरीज सर्किट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ओके, तो सीरीज सर्किट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कुछ दो तीन बातें देखी थी। एक क्विक से रिव्यू में आप देखिएगा, जहाँ मैंने आपको बोला था कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। हम लोग आए थे कंडीशन पर। मैंने आपको बोला था कंडीशन होता है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, यानी दोनों के दोनों रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पर सर्किट का इम्पीडेंस सर्किट की रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है और ये इम्पीडेंस अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। ऐसा कब होता है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर ये पता चला कि इस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, कि एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। ठीक है, ये अगर हर्ट्स में कोई पूछे तो। लेकिन अगर कोई आपको रेडियंस पर सेकंड में पूछे तो 1/√LC इन रेडियंस पर सेकंड, इस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। फिर यहाँ से हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हर कंडीशन पर। कि भाई अगर सपोज कर लीजिए कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी पर हम जाएं, उस कंडीशन में सर्किट कैसे बिहेव करता है, इंडक्टिव होता है कि कैपेसिटिव होता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था। ठीक है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा आप। और अगर उसको देख चुके हैं तो फिर आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग पहुंच गए थे एक पॉइंट पर जहाँ पे मैंने आपको तीन केसेस बताए थे, है ना, तीन अलग अलग कंडीशंस बताए थे। ये तीनों कंडीशंस मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको आगे का ग्राफ बनाना आपके लिए आसान रहे। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। पहला था केस नंबर 1 एट द फ्रीक्वेंसी एफ एल स्मॉलर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा था केस नंबर 2 एट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। और फिर इसके बाद आएगा केस नंबर 3 एट फ्रीक्वेंसी एफ एच विच इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये तीन कंडीशंस हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टडी किया था। ठीक है, इसी तीन का बेसिक जो है वो मैंने आपको बताया था और इसी के ऊपर आज का सेशन जो है शुरू होगा, इसी पॉइंट से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो तीनों फ्रीक्वेंसीज है इस पे सर्किट का बिहेवियर कैसा था। तो इसके लिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे। इस तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन था हमारे पास। वो जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा था, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक्सएल को ट्रेस किया था विच वॉज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद मैंने बताया था कि एक्सी जो है इनवर्स प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी चलता है। एक्सी की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से घटती है, तो इसलिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ जो है वो अवेलेबल था। और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाओ या ना बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस को एज पर इट्स मैग्नीट्यूड आप कहीं पर भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ मैंने ट्रेस किया कौन कौन सी क्वांटिटीज के बीच में है, दिस इज बिटवीन सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंसेस एक्सएल एक्सी, ये सब ओम्स में। ठीक है, इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस ग्राफ से हमको दो तीन कंक्लूजन जो है वो मिले थे इस पॉइंट पर। क्या क्या कंक्लूजन्स थे देखते हैं ध्यान से। आज की क्लास में मेजरली चीज़ें आपको मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस ये पूरा वीडियो टिल द एंड देखिएगा बिना स्किप किए, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इसमें से। सो दिस इज द पॉइंट
वेयर एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। इस पॉइंट पर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं। कौन सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? जो पिछले पेज में मैंने बताया 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, एट दैट फ्रीक्वेंसी ये कंडीशन आती है। अच्छा ठीक है, अब इससे पहले की कंडीशन पे क्या हो रहा है? तो इससे पहले की कंडीशन, मान लीजिए इसको मैं एफ एल लिखता हूँ, मान लीजिए इसको मैं एफ एच लिखता हूँ, है ना? यही दो कंडीशन जो यहाँ पे मैंने शो की हैं। तो एफ एल द फ्रीक्वेंसी लोअर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऐसे, और एफ एच अ फ्रीक्वेंसी हायर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों सिचुएशंस आपको क्लियर है? तो एफ एल पे मैंने आपको बोला कि सर्किट जो है वो कैपेसिटिव डोमिनेंस शो करेगा। आपकी कॉपी में नोट्स लिखा होगा। तो सर्किट जो है वो ये कैपेसिटिव डोमिनेंस शो करेगा बिकॉज एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट जो है वो इंडक्टिव बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा दिख रहा है आपको एज कंपेयर टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन बोथ द केसेस, शॉर्ट में जल्दी से बता दूं कि क्या क्या कंक्लूजन मैंने आपको लिखाया। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव बिहेवियर तो चलो लिखा है हमने, हम लोगों ने, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। ठीक है, और क्या लिखा हम लोगों ने? करंट आई जो है वो लीड्स फ्रॉम वोल्टेज। इम्पिडेंस का मैंने आपको क्या बताया, बताइए? जेड इज मैक्सिमम, या मैक्सिमम मत बोलिए, क्योंकि मैक्सिमम तो डिपेंड करेगा ना कि कितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी। जब ये फ्रीक्वेंसी जीरो तक पहुंच जाएगी तब आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी मैक्सिमम वर्ड लिखना सही नहीं हो सकता है, अभी हाई लिख सकते हैं हम लोग। और हाई भी किसके कंपैरिजन में? कि जेड रेजोनेंस के समय जितना था उसकी तुलना में अभी कितना है, इस हिसाब से। तो अगर इंपिडेंस हाई है तो करंट आई विल बी लो। ये सब किसके कंपैरिजन में बता रहा हूं मैं? इस कंडीशन के, यानी कि रेजोनेंस के समय जो हो रहा है उसकी तुलना में रेजोनेंस से पहले क्या हो रहा था वो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो करंट आई विल बी लो, करंट की वैल्यू जो है वो अपने लोएस्ट वैल्यू पे चली जाएगी, लोअर वैल्यू पे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी के और पीछे करते चले जाओगे, आप जीरो के करीब लाते जाओगे, वैसे वैसे आई की वैल्यू और घटती चली जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक का कंसेप्ट। पावर फैक्टर वगैरह हम लोग लिखे थे इसके अंदर। अच्छा, सेकंड थर्ड वाला जो केस है उसको देख लीजिए। अच्छा, एक तो रेजोनेंस के समय का केस है, वो भी बता ही देता हूँ मैं साथ साथ में। तो इस समय हम लोगों ने देखा था कि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, देयर फोर जेड इज इक्वल टू आर। तो हमको समझ में आया कि जेड इज मिनिमम, जेड इज मिनिमम। जेड अपनी अभी तक की सबसे लोएस्ट वैल्यू पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका पूरा रिएक्टिव कंपोनेंट ही खत्म हो गया। ठीक है, अगर जेड मिनिमम है तो करंट आई जो है वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, अपनी पीक वैल्यू पे, हाईएस्ट वैल्यू पे। पूरे के पूरे ग्राफ के दौरान सबसे बड़ी वैल्यू अगर करंट की कभी आएगी तो वो रेजोनेंस के समय ही आ रही है। ठीक है, करंट इज एट मैक्सिमम। और बाकी सिचुएशन से अभी फिलहाल हमको मतलब नहीं है, लीड लैग कुछ भी नहीं है। फेज डिफरेंस एंगल जो है दैट इज जीरो, और आप बोलोगे वी एंड आई आर इन फेज। ठीक है, चलिए ये सब एडिशनल बात है, मेन तो इन दो चीज़ों से हमको अभी फिलहाल मतलब है। थर्ड वाले केस पर जब आप आएंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ एच की जगह देखिए, जब आप अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आएंगे तो आप देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो छोटा हो चुका है एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अब डोमिनेट कर रहा है सर्किट को। तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इसका मतलब करंट आई जो है वो लैग करेगी फ्रॉम द वोल्टेज वी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो करंट आई जो है लैग करेगी, पावर फैक्टर आपको लैगिंग नेचर का दिखाई देगा। लेकिन उसके बियॉन्ड जेड का क्या हो रहा है? जेड इज अगेन हाई। मतलब मुद्दा ये है कि कभी भी कोई एक टाइप का रिएक्टेंस अगर बड़ा होगा सर्किट में दूसरे वाले रिएक्टेंस की तुलना में, तो वो रिएक्टेंस हमेशा सर्किट को अपने डायरेक्शन में लेकर के जाने की कोशिश करेगा, मतलब डोमिनेट करेगा अपनी प्रॉपर्टी के अराउंड। ठीक है, तो जेड की वैल्यू अगर हाई है तो ऑब्वियसली करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मिनिमम नॉट मैक्सिमम। ठीक है, आई और जेड का इन्वर्स का रिलेशन है, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड आप लिखते हो तो जेड बढ़ेगा तो आई का कम होना एकदम निश्चित है। तो ये इतनी कंडीशंस हैं हम लोगों के पास। ठीक है, इतना कंडीशन आप सभी के कॉपी में हाईलाइटेड है क्या? अगर हाँ तो अब इसके आगे पढ़ेंगे, अब देखिए आपको तुरंत तुरंत सब चीज़ें समझ में आएंगी। ये कंडीशन नंबर 2 था, एंड दिस इज द कंडीशन नंबर 3। ये तीनों केस का मैंने आपको एक रिजल्ट के फॉर्म में डेटा बता दिया। ठीक है, अब चलिए आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। तो इससे दो ग्राफ बनेंगे, दो अलग अलग सेक्शन के ग्राफ बनाऊंगा मैं। एक तरफ बनाऊंगा इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, और दूसरी तरफ बनाऊंगा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ ड्रॉ करूंगा मैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस वर्सेस
फ्रीक्वेंसी का कर्व, और दूसरी तरफ ड्रॉ करूंगा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व। ठीक है, ग्राफ से ही समझिए पूरी चीज़ों को, बढ़िया से क्लियर होगा आपको। तो इतना कुछ सिनारियो देखने के बाद अगर कोई आपको बोले कि चलो इम्पिडेंस को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ट्रेस करिए, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? इम्पिडेंस को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर ट्रेस किया जाए एक रेजोनेंट सर्किट पर, तो कैसी ग्राफ एक्सपेक्ट करते हैं आप? चलिए देखते हैं कैसी ग्राफ आनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ पर इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ट्रेस करना है, तीनों सिचुएशंस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ओमेगा में भी ट्रेस कर सकते हैं, ओमेगा रेडियंस पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एफ लिखना। और यहाँ पर जेड, सपोज कर लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पर सर्किट हमारा रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए उस पॉइंट को ट्रेस करने के बाद दिखाएंगे। तो इम्पिडेंस का क्या हो रहा है देखिए, रेजोनेंस से पहले ये पिछले पेज से आपको दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। ठीक है, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस कैसा है? हाई है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस कैसा है? कभी भी हाई है, मतलब दो जो उसके एजेस है वो पीक पर हैं। लेकिन रेजोनेंस के समय कैसा है? मिनिमम पे है, मतलब दो एजेस पर पीक पे है और सेंटर पे एकदम मिनिमम पे है। ग्राफ समझ में आ गया आपको किस तरीके का बन रहा होगा इसका? चलिए ड्रॉ करते हैं। तो इसकी ग्राफ जो है वो कुछ ऐसी बनेगी, इस तरीके की ग्राफ बनेगी, ऐसा यू टाइप का कुछ दिखाई देगा ये कर्व। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। अगर ये ग्राफ और ये तरीका समझ में आ गया आपको, देखिए ये जो कंडीशन है दिस इज एट रेजोनेंस एफ नॉट। ठीक है, और बाकी की जो कंडीशंस थी वो एफ एल या एफ एच की हो सकती है, डिपेंडिंग करेगा कि कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम एजेस पे होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट हायर वैल्यू पे रहेगा, इतना तो तय है। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात हुई, मतलब एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंपिडेंस आपका मिनिमम पर चला गया। कितना पर चला गया? मिनिमम पे। ठीक है, दिस वैल्यू इज मिनिमम, इसको आप z मिनिमम लिख सकते हो। ठीक, ये विजिबल है। अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गैप छोड़ दिया, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर गैप दिखेगा आपको। ये जो इम्पिडेंस की लाइन है, इम्पिडेंस की जो कर्व है, वो इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? कंसेप्चुअली अगर आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। इसके पीछे का कारण ये है, बिल्कुल सिंपल सा है, कि सर्किट में भले इस पॉइंट पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया है, लेकिन आर अभी भी बचा हुआ है। तो जेड आपका जीरो नहीं हुआ। अगर जेड जीरो हो जाता तो ये इस पॉइंट को टच करता, ये एक्सिस पे अगर टच कर देता तो हम लोग बोलते हैं कि जेड हैज़ बिकम जीरो, बट जेड हैज़ बिकम इक्वल टू आर, और वो अपनी मिनिमम स्टेट पे। आर अभी खत्म नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वो उसको अभी बचाए रखा है। तो रेजिस्टेंस के होने की वजह से जेड का एग्जिस्टेंस है अभी भी, तो इसीलिए वो जीरो नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बिल्कुल छोटा सा रीजन था इसका, ये पता होना जरूरी है। अब करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे का पूरा डिस्कशन इसी ग्राफ के ऊपर बेस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब ड्रॉ करते हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगेन इन हर्ट्ज, और यहाँ पर करंट आई इन एम्पियर्स। ठीक है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखिएगा। अब सिचुएशन आप समझ लीजिए, यहाँ से ये कंडीशन जो मैंने लिखा है इससे देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले करंट क्या था? लोअर वैल्यू पे था। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद यानी हायर फ्रीक्वेंसी पर करंट फिर जो है वो मिनिमम कंडीशन पे। लेकिन रेजोनेंस के समय करंट मैक्सिमम पे है, तो मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले करंट लोअर वैल्यू पे था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद करंट लोअर वैल्यू पे है, लेकिन एट रेजोनेंस का ऊपर पीक वैल्यू पे। तो तीनों के बीच का कर्व किस तरीके से बनेगा? चलिए उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कर्व है ये कुछ ऐसी बनेगी, ये जो कर्व है इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बनना चाहिए इसको, जिससे एक पॉइंट तो क्लियर हो रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां पर सर्किट अपना रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम दिखती है। देखिए इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू पीक पर है अपनी, बहुत ही बढ़िया। तो दिस इज आई मैक्स। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऐसा हो रहा है? एफ नॉट पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। एफ आर भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, एक्सप्रेशन की बात है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर
कुछ FL है, कुछ FH है। अभी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जब मैं बैंडविड्थ बताऊंगा तो इसकी वैल्यू को डेफिनेट फॉर्म में आपको बताऊंगा कि डिफाइंड फॉर्म में कैसे कहाँ पर बनाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास करंट की जो ग्राफ है वर्सेस फ्रीक्वेंसी ये आ गई। इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, तो इट इज़ पर्टिकुलरली नोन एज रेजोनेंट कर्व। अगर कोई आपको पूछे या कभी एग्जाम में पूछ ले 1 और 2 मार्क्स में कि रेजोनेंट कर्व कौन कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच में ट्रेस होता है, वैसे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन एजे एग्जामिनेशन में पूछता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है ये, कि रेजोनेंट कर्व इज ट्रेस्ड फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट, रेजोनेंट कर्व कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच में ट्रेस होता है। इसका राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ट्रेस होता है रेजोनेंट कर्व फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। और दोनों का कंबाइंड ग्राफ जो है वो भी आप देख सकते हैं, किताब में कई बार दोनों का कंबाइंड ग्राफ भी दिया रहता है। ठीक है, तो अब तो आप बता सकते हैं कि दोनों का कंबाइंड ग्राफ कैसा दिखना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पर इम्पिडेंस Z या करंट I को ट्रेस कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो इस कंडीशन पे देख सकते हैं कि भाई इम्पिडेंस के लिए आप ग्राफ को ऐसा बनाएंगे, एट द सेम टाइम करंट के लिए आप ग्राफ को ऐसा शो करेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। तो दिस इज द कर्व फॉर इम्पिडेंस, दिस इज द कर्व फॉर करंट I, और ये सारा कुछ इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अपने मैक्सिमम और अपने मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे आर अटेनिंग देयर पीक एंड मिनिमम वैल्यूज। तो ये अपना रेजोनेंट कर्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से रेजोनेंट कर्व दिखाई देता है। अब इसमें से पढ़ने और समझने वाली बात क्या है, अब इसमें से पढ़ने और समझने वाली बात है कि अभी तक रेजिस्टेंस का कोई रोल था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अभी तक देयर वाज नो रोल फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस का कोई हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और कंडीशन पे ये हुआ कि भाई सर्किट पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सर्किट हमारी एज इट इज़ जैसे बिहेव करती है वैसे ही चल रही है। ठीक है, अच्छा, पावर एट रेजोनेंस कितना हो गया इस समय, रेजोनेंस के समय पावर कितना हो गया उसको भी समझना जरूरी है ना। चलिए एक टॉपिक लिख लेते हैं जल्दी से, पावर एट रेजोनेंस। तो भाई रेजोनेंस के समय का पावर का एक्सप्रेशन अगर आप देखें, हाँ, रेजोनेंस के समय का पावर का अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो भाई पावर का एक्सप्रेशन नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, जब मैं पावर बताऊंगा तो आपको ये डिटेल में बता दूंगा, और वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस्ट फाई, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं। अब इसी को वी आर एम एस को और क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम के फॉर्म में, वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू कॉस फाई। ठीक है, इंटू कॉस फाई, इस फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, तो जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, सपोज कर लीजिए सर्किट आपका जब रेजोनेट कर रहा है एफ नॉट पर, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखिए, फाई तो खुद ही कितना के हो जाता है, फाई की वैल्यू खुद ही जीरो हो जाती है, नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो एट रेजोनेंस you can say कि phi is 0 degrees, so therefore cos phi will be unity, therefore cos phi will be at unity 1। तो अब आपके पास पावर कितना हो गया रेजोनेंस के समय, वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू। वही cos phi का फैक्टर तो 1 हो गया ना, ये तो हट गया यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, करंट के फॉर्म में मान लीजिए लिखना है, तो आई कैन ऑल्सो राइट पावर इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर अपॉन रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू। ठीक है, सो पावर कैन बी इक्वल टू आई एम का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टू। ये एक्सप्रेशन पावर का जो है वो रहता है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिएगा, आगे चल के एक्सप्रेशन काम का होने वाला है। सो दिस इज द पावर एट रेजोनेंस, दिस इज द पावर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के समय सर्किट में कितना पावर डिसिपेशन होगा वो इस एक्सप्रेशन से आपको दिखता है। अब इस एक्सप्रेशन के बाद एक चीज हमको ये देखना है कि दो फ्रीक्वेंसीज की हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा रेडियो ट्यूनिंग पर आपको मैं लेकर के चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आते हैं बैंडविड्थ, बैंडविड्थ एंड
रेडियो ट्यूनिंग पर। अगर इतनी दूर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू देखिए इस वीडियो को। ठीक है, यहाँ तक अभी जितना भी मैंने बताया आपको, क्या सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना अच्छे से? कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट होगा तो पहले उसको देखिएगा, तभी आगे का कंटेंट देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर पिछला तक क्लियर हो गया, आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ या इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ मैंने कैसे बनाया, तब आप आगे बढ़िए इस पॉइंट पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैंडविड्थ एंड रेडियो ट्यूनिंग पर। रेडियो ट्यूनिंग का कंसेप्ट जो है वो काम कैसे करता है, रेडियो ट्यूनिंग के एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, एंड लेट्स होप कि आपको ये बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो भाई हम लोग सबसे पहले तो रेजोनेंट कर्व जो बनाते हैं उसी से ही पूरा चीज़ समझेंगे रेडियो ट्यूनिंग को। चलिए इस बार मैं ओमेगा नॉट से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज लिखा ना, इस बार ओमेगा से शो कर देता हूँ इसको, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से शो करते हैं, दोनों में से किसी भी फॉर्म से आप बना सकते हो, इस फॉर्म से बनाते हैं इस बार। तो जब मैं अगर करंट की कर्व बनाऊंगा तो करंट की कर्व जो है वो ऐसी बनेगी। हाँ, ठीक है, करंट की ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। रेजोनेंट कर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये इसका रेजोनेंस वाला है। ये देखिए इस पॉइंट पर अपना सर्किट जो है वो रेजोनेट कर रहा है। ये बात तो हम समझ गए पिछले ही टॉपिक से। तो दिस पॉइंट इज एफ नॉट या ओमेगा नॉट, इस बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस ग्राफ की एक पर्टिकुलर शार्पनेस, इस ग्राफ की एक पर्टिकुलर पीक की वैल्यू है ना, ये पीक कुछ भी हो सकता है। दिस पीक कैन बी 20 एम्पियर, दिस पीक कैन बी 10 एम्पियर, बट ये आई मैक्सिमम है। जब जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ड्यूरिंग द रेडियो ट्यूनिंग आपने नोटिस किया होगा आपके शहर पर जो रेडियो स्टेशन हैं वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस पर प्लेस किए जाते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी वाइज अगर देखा जाए, फ्रीक्वेंसी वाइज देखा जाए तो उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रखा जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके शहर पर जो रेडियो स्टेशन है 94.3 एफएम, अगर ऐसा कोई एफएम है आपके शहर में, तो अगला जो रेडियो स्टेशन होगा वो 94.4 एफएम नहीं होगा, या इससे पहले का नहीं होगा कि 94.2 एफएम। ये जो दो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। ठीक है, ये दो रेडियो स्टेशन जो मैंने लिखे ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। अगर एक रेडियो स्टेशन इस फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है तो दूसरा वाला उससे काफ़ी डिफरेंस पर होगा। ठीक है, 95, 96, 7, 8, 9 ऐसे कुछ पर होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों रखते हैं? ये भी तो पॉसिबल था ना कि भाई एक शहर को लाइन से एक बैंड दे देते हैं कि 94 का रेंज इस शहर के लिए, तो 94.1 से लेकर 94.9 तक पूरा रेंज इनका, ऐसा भी कर सकते थे। बट ऐसा करते नहीं, ऐसा कर भी नहीं सकते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए इसके पीछे का रीज़न समझने के लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा कि रेडियो वर्क कैसे करता है। अगर आप वो समझ गए तो फिर आप इसका अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज़ योर रेडियो डिवाइस, इसको एक ऑफिशियली एक रेडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसका ट्यूनिंग विंडो है। अगर आपने कभी रेडियो देखा होगा, नहीं तो एटलीस्ट गूगल पे एक बार देख लीजिएगा, टिपिकल जो पुराने वाले रेडियो आते थे उसके एग्जाम्पल से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये रेडियो पीके मूवी में देखा ना जो रेडियो, उस टाइप का कुछ रेडियो ऐसा समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर एक ऐसे स्पीकर है बड़ा सा। ठीक है, ये स्पीकर का सेटअप है। थोड़ा सा इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये नेचुरली रेडियो जैसा तो दिखे कम से कम। और इसके साथ साथ अगर आपने रेडियो देखा है तो एक और चीज़ आप रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर एक ट्यूनर रहता है ना, रेडियो के साथ साथ एक नॉब जैसा रहता है जिससे आप इस रेडियो को ट्यून करते हैं। नॉब भी ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर इसका ऐसे ट्यूनिंग सेक्शन रहता है। ओके, अब इसके बाद ये वाली जो विंडो है, यहाँ पर ऐसे स्केल्स बने होते हैं। लाइक दिस, कुछ ऐसे स्केल्स बने होते हैं। अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ सारा कुछ आपको इसमें दिखेगा, मिल जाएगा रेडियो में। और इस सब के बाद यहाँ पर एक रेड कलर की ऐसे लाइन जैसी रहती है। ठीक है, अब ये ट्यूनर को जैसे जैसे आप घुमाते हो ये लाइन बैक एंड फोर्थ
मूव करने वाली होती है। यहाँ पे अंदर नंबर्स लिखे होते हैं 94, 95, 96, 100। तो आपको जिस पर ट्यून करना है आप इसको ऐसे टर्न करते हो और वहाँ पर ला करके ट्यून करते हो। दिख रहा है ना ये थोड़ा बहुत रेडियो जैसा? चल, परफेक्ट है फिर। तो अब होता क्या है, आपका रेडियो वर्क कैसे करता है उसको समझिएगा। यहाँ पर आपके शहर में या जिस भी जगह पर ये रेडियो है, इसके एंटीना में कोई बाइफरकेशन नहीं होता है। सपोज कर लीजिए कि आपके शहर में 3 रेडियो स्टेशन है, ठीक है। एक 94.3 है, एक 98.3 है और एक 101.3। ये सब एफएम है, सब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स हैं। ये सबकी फ्रीक्वेंसी आपको मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज के रेंज में नॉर्मली गिवन है, नॉर्मली मेगाहर्ट्ज के रेंज में रहती है, ठीक है। तो अब ये 3 फ्रीक्वेंसीज है। अब किसी पर्सन को इस तीनों में से ये एफएम सुनना है, 98.3 एफएम सुनना है, ठीक है। तो अब क्या उसके एंटीना में ये बाइफरकेशन होता है क्या कि वो खाली इसी फ्रीक्वेंसी को आने देगा? ऐसा तो नहीं होता है। मतलब इस रेडियो के एंटीना पे सभी फ्रीक्वेंसीज आ सकती है, सब की सब, जितनी भी वहाँ पर रेडियो से आ रही होगी, जितने भी उसके आसपास वो कैच कर रहा है, सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके रेडियो डिवाइस तक ये पूरा एफएम पहुँच रहा है। मतलब ये 101.3 भी आ रहा है, ये 98.3 भी आ रहा है, ये 94.3 भी आ रहा है, और दूर के शहर से सपोज कर लो कि ये 91.1 जो है उसको भी पकड़ रहा है। तो इतनी फ्रीक्वेंसीज इस रेडियो के एंटीना तक पहुंच रही है। लेकिन आपको स्पेसिफिकली कोई एक ही फ्रीक्वेंसी का जो स्टेशन है उस पर ट्यून करना है, उसी को सुनना है बस, ठीक है। तो आप इसको घुमाना शुरू करते हैं, घुमाते घुमाते उस फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं और वो एक ऑडियो आपको अच्छे से क्लियर सुनाई देने लग जाता है। बट इसके पीछे का वर्किंग क्या रहता है? दूसरा क्वेश्चन, ये जिस नॉब को घुमाते हैं इसके पीछे क्या डिवाइस रहती है? क्या ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, वेरिएबल इंडक्टर होता है, या वेरिएबल कैपेसिटर होता है? ये 2-3 पॉइंट समझना ज़रूरी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, साउंड वाउंड बढ़ाने कम ज़्यादा करने के लिए एक वेरिएबल जो है वो रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक साउंड का बटन मैंने इसके अंदर बनाया नहीं है, तो आप इसको फुल साउंड पर मत सुनिएगा। एक छोटा सा साउंड का बटन भी बना देते हैं ऐसा, साउंड का नॉब भी। अब ठीक हो गया? हाँ जी। तो होता क्या है कि देखिए, जितनी भी ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी अपनी करस्पॉन्डिंग कुछ ईएमएफ होती है। ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ये जितनी भी जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही है ना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो कुछ ना कुछ तो ईएमएफ भी होगी इसकी अपनी खुद की। तो इसका कुछ ईएमएफ है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि 0.5 मिली वोल्ट, इसकी इसकी वैल्यू मान लीजिए 0.2 मिली वोल्ट, इसकी वैल्यू मान लीजिए 0.3 मिली वोल्ट, और इसकी ईएमएफ है 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। ये इतना मिली वोल्ट्स का ईएमएफ जो है वो सर्किट में क्रिएट कर सकती हैं, ये इनकी कैपेबिलिटी है, जस्ट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये सारी की सारी वेव्स आ रही हैं। अब क्या किया आपने, सर्किट को ट्यून करना शुरू किया। यहाँ से जैसे जैसे ट्यून करना शुरू किया, बेसिकली आप ये कोशिश करते हैं कि जो रेडियो स्टेशन आपको सुनना है उस रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी पर सर्किट को रेजोनेट करवा दें आप, ये कोशिश है। तो आप ट्यून करते करते इस ओमेगा नॉट पे यहाँ पे पहुँचे या एफ नॉट पे आप पहुँचे, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून कर दिया कि सर्किट रेजोनेट करे। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ये वही फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको सुननी है। इस फ्रीक्वेंसी पर आप लेकर के आ गए अपने रेडियो को, और इसको आपने रेजोनेट करवा दिया सर्किट को। जैसे ही रेजोनेट करवाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाएगी। किस पर चली जाएगी? पीक वैल्यू पे चली जाएगी, ठीक है। तो जैसी इसकी करंट मैक्सिमम पे जाएगी तो इसकी जो वोल्टेज है ये वाली, ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी एम्पलीफाई हो जाएगी यहाँ पे। और ये जब एम्पलीफाई हो जाएगी तो उस कंडीशन पे आपका सर्किट जो है या स्पीकर जो है, इसकी वैल्यू अब इतनी बढ़ जाएगी कि स्पीकर आसानी से इसको प्ले करने लग जाएगा और आपको बाहर इसी का ऑडियो सुनाई देगा। इनका जो वोल्टेज है या इनसे जो ईएमएफ बन रहा है वो इतना लोअर वैल्यू का है, और प्लस इनकी करस्पॉन्डिंग करंट भी इतनी छोटी है कि उस पर से सर्किट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पे जैसे ही आपने रेजोनेट करवाया सर्किट को, तो इसकी करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम पे चली गई। करंट मैक्सिमम पे गई तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, मैक्सिमम पे चला जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, और एम्पलीफाई हो जाएगा तो स्पीकर उसको प्ले करने के लेवल पर आ जाएगा, आपको वो सिग्नल सुनाई देने लग जाएगा, ऑडियो। क्लियर है ये बात? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस से रेडियो ट्यूनिंग कितना ज़्यादा रिलेटेड है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेडियो ट्यूनिंग अगर आप प्रॉपर करते हो और करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक लेकर के आते हो, तो उस कंडीशन पे आपकी सर्किट में जिस भी पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सुनना है
उसके फ्रीक्वेंसी पर आप सर्किट को रेजोनेट करवा दो, उस फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग करंट को मैक्सिमम करवा दो, उससे आपका काम बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि फिर कैसे इसको हम लोग इस किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट को रेजोनेट कैसे करवा सकते हैं। तो आंसर आपके सामने, मैंने आपको बताया था कि एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो एफ नॉट की वैल्यू को कौन कंट्रोल कर रहा है? एफ नॉट की वैल्यू को एल और सी कंट्रोल कर रहे हैं, आर नहीं कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी पे यानी कि कब रेजोनेंस होना है ये इंडक्टर और कैपेसिटर डिसाइड करते हैं। कितना रेजोनेंस होना है ये रजिस्टर डिसाइड करता है। समझे दोनों का डिफरेंस, कि रेजोनेंस कब होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के कंट्रोल में होता है। तो आप एल और सी की वैल्यू को वेरी करिए, आप एफ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पे इस नॉब पे जिस चीज़ को आप घुमाते हैं वो वेरिएबल क्या हो सकता है। इट कैन बी इधर अ वेरिएबल इंडक्टर और अ वेरिएबल कैपेसिटर, नॉट वेरिएबल रेजिस्टर। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए जो बटन होगा आपके पास वो वेरिएबल रेजिस्टर हो सकता है, वो पोटेंशियो हो सकता है। लेकिन इस ट्यूनिंग नॉब को जब आप घुमा रहे हैं तो बेसिकली यू आर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ एल और सी। मोस्टली सी का इस्तेमाल होता है, वेरिएबल कैपेसिटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टर। लॉसेस कम रहते हैं तो सिग्नल आउटपुट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ, अदर देन दैट थ्योरेटिकली तो आप दोनों में से किसी को भी वेरिएट करके किसी एक फ्रीक्वेंसी पे, अपनी मनपसंद फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करवा सकते हैं सर्किट को। ठीक, अब रेजोनेट करवाए तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि कब होगा रेजोनेंस वो इंडक्टर कैपेसिटर डिसाइड करेंगे और कितना रेजोनेंस होगा वो रजिस्टर डिसाइड करेगा। अब इस बात को समझिए, करंट की मैक्सिमम वैल्यू अभी कितनी है? हो सकता है 10 एम्पियर हो। एक एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल मान लीजिए कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू अभी रेजोनेंस के समय 10 एम्पियर हो जाती है। बहुत अच्छी बात। अब सर्किट में बताइए एट रेजोनेंस, आपको पता है एट रेजोनेंस Z तो R के बराबर हो जाता है, और हमको पता है कि I इज इक्वल्स टू करंट I इज इक्वल्स टू V बाई जेड होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि I इज इक्वल्स टू V बाई R। ये होता है करंट का मैग्नीट्यूड। कब? जब सर्किट रेजोनेट कर रहा है तब। ठीक, अगर सर्किट रेजोनेट कर रहा है I की वैल्यू V बाई आर पर डिपेंड करती है। मान लीजिए R की पहले जितनी वैल्यू थी, पहले कुछ भी वैल्यू रही होगी ना जिसपे करंट 10 आ रहा है, अब मैं R की वैल्यू को डबल कर देता हूँ, इसको 2 टाइम्स ऑफ R कर देता हूँ मैं। अब बताइए करंट का क्या होगा? तो करंट की मैग्नीट्यूड अब हाफ हो जाएगी ना, सीधे सीधे तो दिख रहा है सीधे, I इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ V बाई आर। हाफ हो गई करंट की मैग्नीट्यूड। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने बढ़ाया तो करंट की वैल्यू कम हो गई, रेजिस्टेंस को डबल किया तो करंट आधी हो गई। तो अगर ये ग्राफ आपको R रेजिस्टेंस पे मिला तो इसका मतलब जब 2R रेजिस्टेंस हो जाएगा तब ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखाई दे सकता है, देख लीजिए ध्यान से, ऐसा कुछ दिखेगा आपको एट 2R। और बढ़ा दूं तो, मान लो 4R कर दूं तो ऐसा दिखाई देगा। अब बताइए इसमें हो क्या रहा है? इसमें अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो देखिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू आज भी मैक्सिमम है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपकी करंट पीक पर रहेगी, ये अभी भी हो रहा है, सेकंड केस पे भी हो रहा है, करंट इज स्टिल मैक्सिमम। लेकिन इसके मैक्सिमम की मैग्नीट्यूड ना अब पहले से कम हो गई है। हो सकता है अब ये 5 एम्पियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस को मैंने और बढ़ा दिया, करंट अभी भी मैक्सिमम पे है, लेकिन हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम अब घट के 2.5 एम्पियर हो गई होगी। तो मतलब ये है कि अगर आपके सर्किट में करंट की वैल्यू किसी एक फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा हाई होती है तब उसकी करस्पॉन्डिंग ईएमएफ भी बहुत हाई होती है और तब वो बहुत क्लियरली सुनाई देता है। लेकिन करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू की मैग्नीट्यूड ही अगर छोटी है तो इससे जो एम्पलीफिकेशन होगा वो भी छोटा होगा, और एम्पलीफिकेशन कम होगा तो उस रेडियो का स्टेशन ट्यून तो हो जाएगा लेकिन सुनाई अच्छे से नहीं देगा आपको, आपको डिस्टरबेंस या नॉइजेस के साथ सुनाई देगा। ये सबसे बड़ी डिस्टरबेंस आती है। तो इसीलिए आप देखिएगा जब आप जैसे कोई सस्ता हेडफोन खरीदते हैं या सस्ते स्पीकर्स कोई खरीदता है तो उसमें से आवाज़ बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ नहीं आती है, उसमें नॉइजेस का इफेक्ट जो है वो साथ में रहता है उसके। और बहुत अच्छा आप महंगा हेडफोन्स खरीद रहे हैं जिस पे लिखा है नॉइस कैंसिलेशन, या जिसके ऊपर लिखा है कि हाई बैंडविड्थ ट्यूनिंग वगैरह उसके अंदर है, तो ऐसे डिवाइसेस में आप देखिए बहुत क्लैरिटी से आवाज़ सुनाई देगी, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आवाज़ आती है उसमें। तो ये इसके पीछे का कारण होता है, इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो चाहे हेडफोन्स हो जो नॉइस कैंसिलेशन वाले आप जो खरीदते हैं, वो उनका बेसिक वर्किंग यही प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो एक चीज़ दिख रहा है
कि रेजोनेंस कितना होगा वो रजिस्टर कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से। तो सर्किट में रजिस्टर की वैल्यू हाई कर दो, अपने आप करंट रिड्यूस हो जाएगा और उसकी ग्राफ की, उसकी आउटपुट की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है देखिए। तो मैंने आपको यहाँ तक ये बोला कि भाई ये जो करंट की ग्राफ है, इसके पीक वैल्यू पर आपका रेडियो ट्यून हो जाएगा इस ओमेगा नॉट की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए ओमेगा नॉट ना बोल के इसको एफ नॉट बोलिएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट होता तो रेडियंस पर सेकंड होता। तो जिस भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, जैसे मान लो 98.3 पर हो रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम जा रही है और इसके लिए रेडियो प्ले होने लग जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 98.3 के बाद 98.4 पर भी कोई रेडियो स्टेशन होता, 98.4 पे भी कोई रेडियो स्टेशन होता इसके इमीडिएट बाद, तो क्या दिक्कत थी? देखिए, इस रेंज के आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उन पर भी आपकी करंट नियर अबाउट मैक्सिमम होगी। इसको चलो अगले पेज में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इससे दिक्कत क्या होती है? तो मैंने तो आपको शुरू में बोल दिया कि भाई आसपास का रेडियो स्टेशन जो है वो अलॉट नहीं होता है किसी को, बट कारण तो जानना ज़रूरी है ना, और इसी कारण से अपना टॉपिक निकल के आता है। मान लो ये एफ नॉट है और ये आपके पास करंट है एफ नॉट या ओमेगा नॉट, जो भी आप चाहें लिखिए इसको, और करंट की ये ग्राफ जो है ये मैं बना रहा हूँ। तो भाई हमको समझ में आ गया इस तरीके से करंट की ग्राफ बन रही है, हमको यहाँ पे इस पॉइंट पर मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ठीक, चलिए दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम करंट। तो इस फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट जो है वो रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट जो है वो रेजोनेट कर रहा है, दिस एफ नॉट। ठीक है, इसको एफ रहने दीजिए, दिस इज एफ। तो इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजोनेट कर रहा है। ठीक, इस फ्रीक्वेंसी के अलावा भी किसी फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजोनेट कर सकता है क्या? ये मैक्सिमम करंट का रेंज है इसका। ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज की थी, तो ध्यान रखिएगा आपका सर्किट जो है वो 98.2 मेगाहर्ट्ज के लिए भी रेजोनेट कर ही रहा होगा। कैसे? देखिए, इसके इमीडिएट बगल की फ्रीक्वेंसी जो है उसको देखिए, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी जस्ट इसके बगल में, या इसके आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं और इधर की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। देखिए आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इन फ्रीक्वेंसीज पर भी आपका जो सर्किट है ये नियर अबाउट मैक्सिमम की वैल्यू दे रहा है। अगर यहाँ पर 10 एम्पियर था तो इसके नीचे वाले पे 9.98 हो सकता है, 9.99 भी हो सकता है। अगर इसकी करंट जो है वो करस्पॉन्डिंग करंट इतनी हाई हो रही है तो उसका करस्पॉन्डिंग ईएमएफ भी हाई हो जाएगा, ये उसको भी एम्पलीफाई करेगा। और अगर वहाँ पर कोई रेडियो स्टेशन प्ले हो रहा होगा तो उसकी आवाज़ भी आपको आपके रेडियो स्टेशन के साथ सुनाई देने लग जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि रेडियो स्टेशंस को इमीडिएट नेक्स्ट नंबर पर या इमीडिएट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं रखा जाता है, एक फ्रीक्वेंसी गैप छोड़ना पड़ता है, खाली छोड़ना पड़ता है एक बैंड को। ठीक है, ये इसके पीछे का रीज़न है। तो इससे हमको ये समझ में आता है और एक क्वेश्चन भी आता है माइंड में कि ऐसा कब तक होता रहेगा, मतलब कब तक आपका रेडियो जो है वो दूसरी फ्रीक्वेंसीज के लिए भी ट्यून होता रहेगा। तो उसका जवाब ये है, उसका जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर सा आंसर है, वो ये कि जब तक करंट अपनी आरएमएस वैल्यू तक रहेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। आईआरएमएस जब इसको कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि भाई रेडियो की ट्यूनिंग तब तक पॉसिबल है जब तक करंट एम्पलीफाई होकर अपनी आरएमएस वैल्यू तक रीच कर जाए। आरएमएस से मैक्सिमम का जो रेंज है ये वो रेंज होता है जहां तक आपका रेडियो रिस्पॉन्ड करता है, कि अगर आप इस रेंज की कोई भी फ्रीक्वेंसी पर दूसरा रेडियो स्टेशन रखे हैं ना तो वो भी ट्यून हो जाएगा और वो भी सुनाई देने लग जाएगा एट द सेम टाइम। तो लेकिन अगर करंट्स की वैल्यू इस आरएमएस से नीचे हो जाती है तब फिर वो वैल्यू इतनी लो हो जाएगी कि उसका करस्पॉन्डिंग ईएमएफ नहीं सुनाई देगा आपको, वो इतना कम रहेगा मैग्नीट्यूड में कि फिर उसके लिए रेडियो आपका ट्यून ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो रेंज होती है जहाँ पे करंट आरएमएस वैल्यू से दोबारा आरएमएस वैल्यू तक पहुँचता है, इसी रेंज को बोलते हैं या इसी फ्रीक्वेंसी की बैंड को बोला जाता है बैंडविड्थ। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी की बैंड को क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ बोला जाता है इसको। तो इसको आप ट्रेस कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आगे से हम लोग जब भी अपर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो यही दो फ्रीक्वेंसीज रहेगी। अभी तक अनडिफाइंड था ना, अब यहाँ से डिफाइंड है। तो दिस इज एफ एल, दिस इज एफ एच। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है वो इसी वजह से आता है, इसलिए क्योंकि इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पे
करंट फिर कुछ भी हो, हमारा सर्किट ट्यून नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी लोअर वैल्यू रहेगी कि उसकी करस्पॉन्डिंग ईएमएफ भी थोड़ा सा बढ़ेगी, और थोड़े से बढ़ने से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्रास्टिक चेंज कहाँ से आएगा? जब आरएमएस वैल्यू तक पहुंच जाएगा करंट, या आरएमएस से ऊपर की वैल्यू पे जाएगा, तब कोई भी फ्रीक्वेंसी आप दो, आपका सर्किट ट्यून हो जाएगा और आउटपुट सुनाने लग जाएगा। तो ये बैंड को हमेशा खाली रखना जरूरी है। दूसरा चीज, अब ये अगर बैंड है तो इस रेंज की सारी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकता है आपका सर्किट, सारी फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट दे सकता है ना। तो मैं इन सभी फ्रीक्वेंसीज के रेंज को ऐसे दिखा देता हूँ, लाइक दिस। मतलब ये ग्रीन बैंड ये दिखाता है कि इसके अंदर की सब फ्रीक्वेंसी के लिए आपका रेडियो जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा, तो मतलब आपका रेडियो जो है उसका वर्किंग किस तरीके का है, वो इतने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। इसी वजह से एक टर्म आता है, इसी वजह से एक टर्म आता है जिसको आप लिखते हो कि सीरीज आरएलसी सर्किट is also known as is also known as an acceptor circuit is also known as an acceptor circuit। ठीक है, इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ बैंड को ये एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये होता है हमारे पास बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ को कैसे बताएंगे आप? तो बैंडविड्थ वो रेंज होता है, बैंडविड्थ जो है बैंड्स का या फ्रीक्वेंसी का वो पर्टिकुलर रेंज जिस पर कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ को डिनोट करते हैं हम लोग डेल ओमेगा से या डेल एफ से। ठीक है, अगर डेल ओमेगा लिखा हुआ है तो यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियंस पर सेकेंड हो जाएगी। और डेल एफ लिखा हुआ है तो बैंडविड्थ को हर्ट्स में डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट समझ गए आप दोनों? ठीक है, दोनों यूनिट इसकी क्लियर है आपको? अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो भाई डेल ओमेगा अगर लिखेंगे तो दिस इज ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, ऐसा लिखेंगे। और अगर डेल एफ के फॉर्म में लिख रहे हैं तो दिस इज एफ एच माइनस एफ, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, यही बताएगा आपको बैंडविड्थ। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी से बैंडविड्थ मिलेगा आपको। ये डिपेंड किस पे करता है? वैसे तो इसके पीछे पूरा डेरिवेशन है, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछता है। ईएससी के पेपर में मेंस में इसका क्वेश्चन आता है, ईएससी के मेंस में इसका डेरिवेशन भी पूछता है, तो जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहता है। अदर देन दैट डेरिवेशन और कहीं पूछता नहीं है किसी एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि जब जब सीरीज आरएलसी सर्किट की बात होगी ना, फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, तो बैंडविड्थ जो होगा वो किसका कंपोनेंट होगा? बैंडविड्थ विल बी द रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एल, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा का पूरा बैंडविड्थ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट बैंडविड्थ इज इक्वल टू आर बाई एल, या फिर डेल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 पाई एल। ये दोनों एक्सप्रेशन बैंडविड्थ के लिए रहेंगे। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर हर्ट्स में क्वेश्चन में दिया रहा है तो हर्ट्स में आप बता सकते हो इस फॉर्मूले से, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड्स के फॉर्म में दिया हो तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इन रेडियंस पर सेकेंड एंड दिस वन इज इन हर्ट्स। तो बैंडविड्थ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर फॉर्मूले वाइज कभी कैलकुलेट करने की बारी आई, ऐसे कैलकुलेशन हो सकता है इसका। ये आता कहाँ से एक्सप्रेशन? ये डेरिवेशन से आता है। इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसके डेरिवेशन के ऊपर बेस कभी भी क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, लेकिन हाँ इसके एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आता है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये 3 टाइप की चीज़ों पर क्वेश्चन आता है, अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो बैंडविड्थ यहाँ तक आप समझ गए, बैंड का विड्थ जो है। अच्छा, आप बताइए कि अब सर्किट में अगर बैंड का विड्थ ज़्यादा है, बैंड का विड्थ अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करेगा, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो भाई अगर हमको नॉइज़ कैंसिलेशन सिस्टम चाहिए तो हमको चाहिए कि एकदम लीस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा सर्किट रिस्पॉन्ड करे। अगर वो हर सर्किट के लिए, हर फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा तो फिर नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे होगा? फिर तो हर आवाज़ के लिए आपका सर्किट जो है वो ट्यून हो जाएगा,
तो कोई भी साउंड अगर आ रही है, अब जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ये हेडफोन लगाया हुआ है, मतलब ये माइक लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो माइक है, ये माइक पर मुझे चाहिए कि मेरी आवाज़ आप तक रिले हो, लेकिन अगर मेरे अगल बगल कोई नॉइज़ हो रहा है तो वो तो रिले नहीं होना चाहिए ना। तो इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि अगल बगल की कोई नॉइज़ जो है वो उसको कैंसिल आउट कर दे। लेकिन अगर ये हर साउंड के लिए ट्यून होने लग जाए तो ये तो सारी आवाज़ें सुनाने लग जाएगा आपको। बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है, उसकी भी चलने की आवाज़ आएगी आपको। तो जो आपका मेन सिग्नल है जो आपको सुनना है वो तो ट्यून हो ही रहा है, प्लस जो एक्स्ट्रा नॉइजेस हैं वो भी ट्यून होने लग जाएंगे, वो भी सुनाई देने लग जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब वो उसकी क्वालिटी को लो कर देगा। आप ये बोलेंगे कि सर क्वालिटी जो है इस माइक का बड़ा लो है करके, ठीक है। तो ये चीज़ होता है एक्चुअल में। तो हमारे लिए इसी पर, इसी टाइप के सर्किट्स में एक वर्ड और आता है, एक और टर्म आता है, दैट इज़ नोन एज क्वालिटी फैक्टर। अभी पढ़ेंगे इसी के अंदर। तो बैंडविड्थ का हाई होना उसकी सर्किट की क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा, बैंडविड्थ का लो होना क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो मैंने आपको दो ग्राफ बताया था यहाँ से। देखिए एक ग्राफ मैंने पिछले पेज में ड्रॉ करके बताया था, उसको ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको बोला कि एक कंडीशन जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो जब छोटी है, ठीक है। देखिए दिस इज करंट आई एंड दिस इज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है तब करंट की वैल्यू यहाँ पर है आई मैक्स 1, ठीक है। तब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, अब करंट कहाँ पे आया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने डबल कर दिया, अब ये करंट इधर पर आ गया इस वैल्यू पर एट 2R। रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं और इंक्रीज कर देता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने और इंक्रीज कर दिया, एट 4R कर दिया मैंने, ठीक है। और छोटा कर दो आप, सपोज कर लो 8R की बात कर लो आप। तो आप देख रहे हैं कि करंट अभी भी मैक्सिमम पे है। रेजोनेंस के समय करंट ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम पे नहीं जा रही है, अब आरएमएस हो गई, ऐसा नहीं है। रेजोनेंस होगा तो करंट मैक्सिमम पर ही जाएगी, उसकी सिचुएशन फिक्स्ड है, उसमें कोई भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है, तो भाई देखिए जो चेंज हो रहा है वो बेसिकली किस चीज़ में हो रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उस बात पे चेंज हो रहा है। और दूसरा, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा बैंडविड्थ भी बदल रही है, सभी ग्राफ की बैंडविड्थ अलग अलग है। देखते हैं, चेक करते हैं इसको। सो दिस इज एफ नॉट, ठीक है। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहली ग्राफ का आप ड्रॉ करेंगे तो अलग बनेगा, दूसरी वाले का ड्रॉ करेंगे अलग बनेगा, तीसरे का ड्रॉ करेंगे अलग बनेगा, और चौथे का सबसे ज़्यादा होगा। अब जरा मुझे बताइएगा, ये 4 ग्राफ बनी हुई है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से कौन सी कलर वाली ग्राफ है जिसका बैंडविड्थ हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा बैंडविड्थ किसका होगा। तो आप आंसर में बताएंगे कि सर जो ग्रीन कलर वाला ग्राफ है उसकी बैंडविड्थ सबसे लार्जेस्ट होगी, है ना, उसी की बैंडविड्थ जो है वो इट विल बी लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ये देखिए फर्स्ट वाले की बैंडविड्थ देखिए, फर्स्ट कर्व का बैंडविड्थ, सेकंड वाले में देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसा बन रहा होगा, थर्ड में देखिए, भाई हमको तो आरएमएस वैल्यू से मतलब है ना, तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पर मिल रही है इस एक्सट्रीम्स पर, और लास्ट वाले में देखिएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि बैंडविड्थ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जा रही है, मतलब ये शार्पनेस जैसे जैसे कम होती जा रही है ग्राफ की, मतलब शार्पनेस कम हो रहा है तो बैंडविड्थ बढ़ रही है। और बैंडविड्थ अगर बढ़ रही है तो मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स को ये इन कर लेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स को ये अलाउ करेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के लिए ये ट्यून होने लग जाएगा। तो इन चारों में से मैं आपको पूछूं कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की ग्राफ कौन सी होगी, किस कलर की ग्राफ सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आउटपुट देगी आपको, तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा इस केस में, दिस विल बी द योर राइट आंसर। कि भाई ऑरेंज कलर की जो ग्राफ है ये बताती है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आउटपुट है, इससे हमको सबसे बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये हर सिग्नल के लिए ट्यून नहीं होगी, एक पर्टिकुलर बहुत छोटे रेंज की सिग्नल्स के लिए ये ट्यून होगी, ठीक है। तो हमको समझ में आता है कि क्वालिटी फैक्टर जो हम पढ़ेंगे आगे चल के वो इस इन फैक्टर्स के हिसाब से वेरी करता है, तो ये हमको ध्यान देना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो देखिए बैंडविड्थ का कंट्रोल किसके पास है, रजिस्टर के पास है। रजिस्टर को आप बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो बैंडविड्थ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है ना। और रेजिस्टेंस की वैल्यू को छोटी करोगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगा, ठीक। अब बैंडविड्थ के कम ज़्यादा होने से ये जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इनका क्या हो रहा है,
चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली आप अगर इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बेटर है कि आप ग्राफ के थ्रू इन सभी चीज़ों को समझिए। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर ये सिग्नल मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा, करंट की ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने, लाइक दिस। तो ये भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इस तरह ऐसा कुछ दिख रहा है आपको एट रेजोनेंस, ये सिनारियो है ना। दिस इज करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ। अब बैंडविड्थ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बैंडविड्थ जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दिस इज एफ नॉट। तो अब अगर सपोज कर लीजिए इसकी बैंडविड्थ को मैं ट्रेस करूं, तो इसकी बैंडविड्थ कुछ ऐसे रेंज पे दिखेगी, लाइक दिस। ये इसका बैंडविड्थ रेंज हो गया। और मैंने आपको बताया कि बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बताते हैं, इट इज गिवन एज आर बाई एल, दैट इज बैंडविड्थ। तो इसका हाफ पोर्शन जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका हाफ पोर्शन जो है वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कैसा हो जाएगा, इट विल बी आर बाई टू एल। दूसरा हाफ भी वही हो जाएगा आर बाई टू एल, आधा है ना, हाफ हिस्सा, ऐसा लिखा जा सकता है। मान लीजिए आपको एफ एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है कि अपर कट ऑफ एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए, तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे एफ एल इज इक्वल्स टू एफ नॉट माइनस आर बाई टू एल। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आर बाई टू एल हम लोगों ने लिखा है ये किस फॉर्म में है, ओमेगा रेडियंस वाले फॉर्म में है। मतलब बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन अगर मैं रेडियंस पर सेकेंड्स के फॉर्म में करूंगा तब आर बाई एल लिखते हैं, अगर हर्ट्ज में करूंगा तो आर बाई टू पाई एल लिखते हैं। तो यहाँ के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, तो ये एक्सप्रेशन बदल के क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर बाई टू पाई इंटू टू एल। तो यानी कि एफ एल का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके पास एफ नॉट माइनस आर बाई फोर पाई एल, एक एक्सप्रेशन, ये हर्ट्ज में है, दिस इज इन द टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर आपको एफ एच की वैल्यू भी बतानी है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, एफ नॉट इस बार प्लस हो जाएगा, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस दिस वैल्यू, प्लस आर बाई फोर पाई एल, ये भी हर्ट्ज में। ये वाला एक्सप्रेशन जो है दिस इज ऑल्सो इन हर्ट्ज, ठीक है। इसी को आपको अगर ओमेगा के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ लेगा तो आप लिखेंगे कि ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस आर बाई टू एल, सॉरी प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस आर बाई टू एल, ठीक है। यहाँ पर फिर टू पाई लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें ओमेगा के फॉर्म में। और ओमेगा एच यानी कि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो ओमेगा नॉट से आगे कितना, आर बाई टू एल टाइम्स। ये इतना एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है जब जब आपको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछेगा उसके लिए। दिस इज इन रेडियंस पर सेकेंड, ये बता लेंगे आप पूरा, दिस इज इन रेडियंस पर सेकेंड। इन्हीं दोनों सिचुएशंस को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोला जाता है, इन्हीं दो फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इनका अगला नाम भी एक लिख लीजिएगा आप, दे आर ऑल्सो नोन एज द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्यों, क्योंकि देखिए एट ओमेगा नॉट यानी कि रेजोनेंस के समय पावर कितना निकल के आया था, पावर का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था ना, आई एम स्क्वायर आर बाई टू, पावर एट रेजोनेंस, ठीक है। तो जरा देखिए कि एट ओमेगा एल और ओमेगा एच, अब इस समय जरा बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी मतलब पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो भाई पावर के एक्सप्रेशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अब ये आई एम थोड़ी ना रहेगा इस समय, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना हो जाता है, आर एम एस हो जाता है। तो आप लिखेंगे आई आर एम एस यानी कि आई एम बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टू। तो देयर फोर पावर एट ओमेगा एल या पावर एट ओमेगा एच जो भी आपको लिखना है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू इंटू वन बाई टू। ये देखिए वन बाई रूट टू था ना, ये बाहर निकाल दिया, वन बाई टू हो गया। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, पावर एट ओमेगा एल या ओमेगा एच जो है वो कितना आ गया, दिस इज वन बाई फोर टाइम्स ऑफ
आई एम स्क्वायर आर, या एक और चीज़ कर लीजिएगा, इसको हाफ ही रहने दीजिए, आई एम स्क्वायर आर बाई टू। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये पावर एट रेजोनेंस है, लिख दो उसी फॉर्म में, पावर एट ओमेगा एल या ओमेगा एच, ये हो जाता है हाफ टाइम्स ऑफ पावर एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के समय जितनी पावर थी उसका आधा हो जाता है इन लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे। यही कारण है कि इनको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी कॉल दिस फ्रिक्वेंसीज एज हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। जब सिग्नल्स पढ़ेंगे तो एक और चीज़ आप पढ़ेंगे कि इनको 3 dB फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है। हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, 3 dB फ्रिक्वेंसी, ऐसे 3 नाम बनते हैं इस साइड बैंड्स के। ठीक है, और ये दोनों साइड बैंड का इफेक्ट क्या होता है ये आपको पता है अब। चलिए अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर के चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, आज के सेशन में थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, एक बार आपको क्लियर हो जाए तो पैरेलल रेजोनेंस पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी फिर आपको। तो टॉपिक नंबर 2, सेकंड टॉपिक जो है वो यहाँ से शुरू होता है, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। सेकंड टॉपिक इज क्वालिटी फैक्टर, जिसको क्यू फैक्टर भी बोला जाता है। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर कहलाता है ये टॉपिक। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, इसके एक्सप्रेशन से समझिए। देखिए, क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर का मतलब होता है क्यू फैक्टर। इसका एक्सप्रेशन क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, it is the ratio of resonant frequency upon bandwidth divided by the bandwidth। तो क्वालिटी मैंने आपको समझा दिया कि भाई क्वालिटी क्या होता है, कि जो सिग्नल आउटपुट है वो किस क्वालिटी पे आपको मिल रहा है, उसकी आउटपुट जो है वो कितनी परफेक्शन के साथ मिल रही है, कितने कम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए वो ट्यून हो रहा है, तो वो उसकी क्वालिटी को हाई शो करेगा। ग्राफ की शार्पनेस जितनी हाई होगी क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ जितना पतला होगा उतनी हाई क्वालिटी का सिस्टम बनेगा। बैंडविड्थ की थिकनेस जितनी ज़्यादा रखोगे उतना लोअर क्वालिटी का आउटपुट क्रिएट होगा आपके सर्किट से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इट इज़ गिवन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, या फिर एक और तरीका बताता हूँ आपको, या फिर आप लिख सकते हो कि क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू, क्यू फैक्टर इज गिवन एज the ratio of maximum energy stored per cycle, maximum energy stored per cycle divided by the energy divided by the energy dissipated per cycle, the energy dissipated per cycle। ये भी क्यू फैक्टर का एक एक्सप्रेशन है ना, दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ अ क्यू फैक्टर। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं क्यू फैक्टर के, मेजर एक्सप्रेशन। बाकी फिर इसको सॉल्व करने या डिराइव करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आप लिखोगे तो इसको आप लिखेंगे ओमेगा नॉट अपॉन डेल ओमेगा, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं कि एफ नॉट अपॉन डेल एफ। बहुत सारे तरीके हैं बताने के। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड के फॉर्म में अगर आपको बताना है तो वी आई के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वी इंटू आई के फॉर्म में, उससे भी डेरिवेशन होता है। बट कोई एक तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन निकलता कैसे है। इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए, फॉर ये जो दोनों मैंने आपको लिखवाया है ये जनरलाइज है, सीरीज के अलावा अगर आप पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी पढ़ेंगे तो एक्सप्रेशन तो यही रहता है, मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो यही रहता है। इसका जब डेरिवेशन करते हैं तो एंड रिजल्ट जो निकलेगा वो कुछ और हो जाता है, वो बदल जाता है। तो फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, फॉर सीरीज आरएलसी at resonance we can say that q factor is equals to, अब q फैक्टर देखिए इसका कैसे बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो एफ नॉट अपॉन डेल एफ के फॉर्म में बता रहे हैं, है ना, या मान लीजिए ओमेगा नॉट अपॉन डेल ओमेगा के फॉर्म में बता रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको पता है, इट इज गिवन एज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई डेल ओमेगा विच इज नथिंग बट आर बाई एल। सॉल्व कर दीजिए इसको। सो देयर फॉर क्यू फैक्टर विल बी गिवन एज 1 बाई आर, ये आर साइड में हो गया, ऊपर चला गया एल और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल सी, ऐसा लिख सकते हैं।
या फिर इसी को आप और थोड़ा इलेबरेट कर लो। सो द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर विल बी इक्वल टू 1/r, एल का स्क्वायर कर दीजिए ऊपर का, ठीक है। तो ये पूरे पे रूट आ सकता है अपॉन एल सी। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं लास्ट में। 1/r अंडर रूट L/c, एल स्क्वायर और एल कैंसिल हो गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास बचता है। तो जब जब आप सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए मान लीजिए क्वेश्चन में देता है क्यू फैक्टर कैलकुलेट करो, इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर तीनों की वैल्यू दे दिया, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशन है क्यू फैक्टर निकालने का। आप दो तीन और तरीके होते हैं इसको डिराइव करने के, एनर्जी के फॉर्म से भी आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन एंड रिजल्ट पे यही मिलेगा आपको, किसी भी तरीके से आप डिराइव करो, ठीक है, एंड रिजल्ट आपके पास यही रहता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो सर्किट में क्वालिटी फैक्टर जो है वो इस तरीके से डिराइव किया जाएगा, और उसको बताओगे कैसे ग्राफ के अंदर। तो ये देखिए, उसको तीन अलग अलग ग्राफ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मान लो, सपोज कर लो कि हम लोग यहाँ पे करंट वर्सेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की ग्राफ बनाते हैं, है ना। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ अगर हम लोग बना रहे हैं, तो इसको अलग अलग तरीके से आप शो करोगे लाइक दिस। देखिए, ये एक ग्राफ हो गई। सेकंड ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि क्वालिटी रिड्यूस कर देता है, मतलब बैंडविड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, आर की वैल्यू को डबल कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। और थर्ड ग्राफ में आप क्या कर दीजिए, इसको और चेंज करिए इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि कोई आपसे पूछे क्वालिटी हाई किस पे है, तो आप इसको बोलेंगे हाई क्यू फैक्टर। अब मान लो अगर इसकी ग्राफ, इस ग्राफ को मैंने Q1 लिख दिया, इसकी क्वालिटी को Q2 लिख दिया, और इसकी क्वालिटी को Q3 लिख दिया, तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लिख सकते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3। इनके क्वालिटी का ये रिलेशन आप बता सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बैंडविड्थ छोटी है, यहाँ पर बैंडविड्थ उससे बड़ी है, और ये थर्ड वाले में बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे जैसे बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, उसके इन्वर्स प्रोपोर्शन पर चलता है क्वालिटी। क्वालिटी फैक्टर जो है उसके जस्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन पर चलता है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वालिटी में चेंज किसके हिसाब से हो रहा है, रेजिस्टेंस के हिसाब से भी होता हुआ दिखेगा आपको। तो रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन पे चल रहा है क्वालिटी। जैसे जैसे यहाँ रेजिस्टेंस कम था, इधर रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो क्वालिटी छोटी हो गई। इसमें रेजिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दिया मैंने, तो क्वालिटी भी 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कभी रेजिस्टेंस के रिलेशन से अगर पूछा तो ऐसे बता सकते हैं आप इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का बेसिक्स कि सर्किट अपना एक कंप्लीट साइकिल में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो अगर सर्किट बहुत अच्छे से एनर्जी स्टोर कर पाएगा तो क्वालिटी बहुत हाई होगी। सर्किट की एनर्जी स्टोरेज प्रॉपर्टी अगर लो होगी और डिसिपेट ज़्यादा कर रहा है, तो क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। डिसिपेट क्यों करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा, और आप देख ही सकते हैं रेजिस्टेंस के हाई होने से क्या असर हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट पर लेकर के आता हूँ, आज के टॉपिक का आखिरी पॉइंट आज के सेशन का। लास्ट जो टॉपिक है दैट इज सिलेक्टिविटी। तो द लास्ट पॉइंट इज सिलेक्टिविटी। भाई सिलेक्टिविटी क्या होता है। सिलेक्टिविटी इज, इसमें लिख देते हैं, इट इज द एबिलिटी, it is the ability of RLC circuit to select a particular band of frequencies, ठीक है। सेलेक्टिवनेस और सेलेक्टिविटी बोथ आर टू अपोजिट थिंग्स। कोई सर्किट ज़्यादा सेलेक्टिव होगा तो उसकी सेलेक्टिविटी जो है उसमें डिफरेंस रहेगा। इस तरीके से मतलब बात यह है कि कोई सर्किट जो है, जैसे मैं दो दो ग्राफ आपको दिखाता हूँ, ये दोनों ग्राफ से आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे दो ग्राफ्स मैंने ड्रॉ किया। अब ये दोनों ग्राफ से समझिएगा ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकेंड ग्राफ, ठीक है। ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इधर भी है, ये भी करंट है वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ओके। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि दिस इज द पॉइंट वेयर द सर्किट इज रेजोनेटिंग। इस पॉइंट पर आपका सर्किट जो है वो रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर। सो दिस इज एफ नॉट, यहाँ पर भी मैंने इसको एफ नॉट से शो कर दिया, ठीक है। ये इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब आपको मैं बोलूँ कि बताइए ज़्यादा सेलेक्टिव कौन सा सर्किट है, कौन सा सर्किट जो है वो एकदम
कम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाला ग्राफ जो है इसमें ऐसा होगा, और ये बात सही भी है। ये देखिए, ये फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ करेगा, और जैसी इसकी करंट अपनी आरएमएस वैल्यू को रीच करेगी ये फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करना बंद कर देगा। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये इसका रेंज है और यहाँ पर इसकी आरएमएस वैल्यू अटेन होती है, यहाँ से यहाँ तक इसका आरएमएस का रेंज है। तो एक बहुत छोटे से बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये इसने अलाउ किया, उसके आगे की किसी भी फ्रीक्वेंसी को ये नहीं अलाउ करेगा ट्यून होने के लिए। ठीक, जबकि दूसरे वाले केस को आप नोटिस करिए, सेकंड केस पर आप देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज विल ऑल्सो बी सेलेक्टेड बाय द सर्किट। ये देखिए, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो इसकी आरएमएस वैल्यू के आते तक बहुत बड़ा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, अब आपको ऑब्वियसली एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो सेकंड वाला जो ग्राफ मैंने बनाया, ये ऐसी सर्किट का है जिसमें एक बड़े रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये सेलेक्ट कर रहा है, एक वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहा है, बैंडविड्थ हाई है। यहाँ पर ये एक शॉर्टर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट कर रहा है, बैंडविड्थ लो है इसकी। तो क्वालिटी किसकी हाई है? इस फर्स्ट वाले की क्वालिटी हाई है, सेकंड वाले की क्वालिटी लो है। और सेलेक्टिव प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा अच्छी है? फर्स्ट वाले में सेलेक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सेलेक्टिविटी उल्टा होता है हमेशा सेलेक्टिवनेस के। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हायर, लिखवा देता हूँ मैं इस पॉइंट को, हायर द selectivity poor will be its selectiveness। उसकी सेलेक्ट कर पाने की क्षमता उतनी खराब होगी जितनी ज़्यादा उस ग्राफ की सेलेक्टिविटी हाई होगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को सभी लोग एकदम ध्यान से समझिए। तो अगर किसी ग्राफ की सेलेक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब सेलेक्टिवनेस उसकी पुअर है, ज़्यादा अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी सेकंड वाले ग्राफ की एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। ठीक है, वर्ड्स का डिफरेंस है बस, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो एक चीज़ जो आपने समझा कि भाई ये ग्राफ ज़्यादा अच्छे से ट्यून कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से सेलेक्ट कर पाएगा, दिस पॉइंट इज़ वेरी करेक्ट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देखिए कि सेलेक्टिवनेस किस में ज़्यादा है, सेलेक्टिवनेस किस में कम है। तो सेलेक्टिविटी इसकी लो है, इसकी हाई है। सेलेक्टिवनेस इसमें हाई है, इसमें लो है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए सबको? एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, और ये जो येलो कलर से मैंने लिखा हुआ है इसको तो खास तौर पे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। तो मैं साइड हट गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको मैं टॉपिक पर लेके आता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सबने? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है? इसका एक्सप्रेशन होता है सिलेक्टिविटी। Selectivity is given as the ratio of bandwidth to frequency of the circuit। कौन सा frequency? Resonant frequency। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सप्रेशन तो देखा देखा लग रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है सर देखा देखा लग रहा है। कहाँ पर देखें एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन आपने देखा होगा जब आप क्यू फैक्टर लिख रहे थे, है ना? जब आप क्यू फैक्टर के बारे में लिख रहे थे तो वहाँ पर आपने इस एक्सप्रेशन को जरूर से देखा होगा। क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है ये, लेकिन उल्टा, रेसिप्रोकल फॉर्म में। क्वालिटी फैक्टर जो आप लिखते हैं दैट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इसका मतलब ये है कि बैंडविड्थ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे दिख रही है सिलेक्टिविटी। बैंडविड्थ हाई होगा, सेलेक्टिविटी बढ़ेगी, और सेलेक्टिविटी अगर बढ़ गई, जैसे इसका बैंडविड्थ हाई है तो इसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ बगल में, इसकी सेलेक्टिविटी विल बी हाई एंड देयरफॉर पुअरली सेलेक्टिव सर्किट है ये, देयरफॉर पुअरली सेलेक्टिव सर्किट। इस फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? इस फर्स्ट केस में आप लिखेंगे कि यहाँ पर बैंडविड्थ लो है तो सेलेक्टिविटी भी लो आएगी, एंड देयरफॉर इट इज अ हाईली सिलेक्टिव सर्किट। देयरफॉर इट इज अ हाईली सेलेक्टिव सर्किट। बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लेगा, बहुत थोड़ी सी सिग्नल्स को ही ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन वाइज और कैसे आप लिखते हो?
So it is also given as selectivity is equals to del omega upon omega नॉट, डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, या फिर इसको आप 1 अपॉन क्यू भी लिखते हो। तो इसका एक्सप्रेशन बदल के कैसा हो जाता है, इसका एक्सप्रेशन हो जाता है आर अंडर रूट सी बाई एल, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये सेलेक्टिविटी का एक्सप्रेशन रहता है किसके लिए, फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। दिस इज सेलेक्टिविटी फॉर अ सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के समय सीरीज आरएलसी सर्किट का सेलेक्टिविटी इस एक्सप्रेशन से बता सकते हो। इसको और चाहो तो आप डिराइव कर सकते हो, बट नीड नहीं है, यहाँ तक आपको फाइनल एक्सप्रेशन इसका मिल जाता है। तो ये तो थे बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर और सेलेक्टिविटी का आज का कंप्लीट पोर्शन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन पर जब मिलेंगे तो हम लोग पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जो है उसका कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं आप सभी से, और नोट्स आपको ये वाला टेलीग्राम ग्रुप पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट एंजॉय करिए बेसिक इलेक्ट्रिकल की, और अगले सेशन पर मस्त से पढ़ाई करते हैं पैरेलल रेजोनेंस का। तो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।